जय हिंद। मैं धर्मेंद्र कुमार। तो लाइन बाय लाइन हिंदी एनसीईआरटी सीरीज अपन डिस्कस कर रहे हैं और आज एक नया चैप्टर अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। तो सूक्ष्म जीवों के बारे में अपन ने पहले ही पढ़ रखा है कि मोनेरा लो, प्रोटिस्टा लो या कवक लो, इन तीनों में बाकी भी आते ही हैं, लेकिन इन तीनों जो जगत की बात करते हैं तो सूक्ष्म जीव सर्वाधिक इनमें मिलते हैं। ठीक है, चाहे बैक्टीरिया हो सकता है, विषाणु हो सकता है, जीवाणु हो सकता है, और भी जो अलग अलग कवक के जो 4-5 प्रकार पड़ते हैं वो हो सकते हैं। तो उनका मनुष्य के कल्याण में क्या रोल है वो यहाँ आज के सेशन में अपन डिस्कस करेंगे, इस चैप्टर में अपन डिस्कस करेंगे। ये जो चैप्टर है स्कोरिंग चैप्टर है। कुछ एक जो पैराग्राफ है वो समझने वाले हैं तो उनको अच्छे से मैं आपको समझा दूंगा। बाकी आपको करना क्या है, जहां पर भी सूक्ष्म जीवों का उपयोग लिखा है इस चैप्टर में आपको नाम मिलेगा, जैसे कवक आ रहा है कोई, या साइक्लोस्पोरिन जैसे ए आ रहा है तो उसका काम क्या है, इम्यूनो सप्रेसिव एजेंट के जैसे वो काम करता है। तो एक टेबल आपको बना लेनी है। ठीक है, यहाँ लिखना आपको सूक्ष्म जीव, उसका जो प्रयोग है वो यहाँ पर लिखना है, या जो उपयोग है वो यहाँ पर आपको लिखना है। ठीक है, कोई भी आपको दिक्कत नहीं आएगी। अगर आपको डाउट रहता है तो आपको सेशन को पूरा देखना है, उसके बाद में भी डाउट रहता है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। डाउट की पिक्चर आपको शेयर करनी है, जैसे किसी मॉड्यूल से आप पढ़ रहे हैं, एनसीईआरटी से पढ़ रहे हैं, या कोई टेस्ट पेपर है, तो उस पिक्चर को आपको इंस्टाग्राम पर मैं मिलूंगा इस नाम से MYDHARMEN, इस पे आप वहां पर भेज सकते हैं। ठीक है, वैसा तो कोई भी डाउट आपको नहीं रहेगा। तो चलिए स्टार्ट अपन करते हैं। आज का जो टॉपिक है घरेलू उत्पाद में सूक्ष्म जीव और औद्योगिक उत्पाद में सूक्ष्म जीव। मोस्टली घरेलू उत्पाद में जो सूक्ष्म जीवों का रोल है वहां से प्रश्न पूछने के पूरे पूरे चांसेस रहते हैं। तो नेक्स्ट चैप्टर है अपना मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव, अध्याय 10। इसमें जो टॉपिक्स आ रहे हैं, प्रस्तावना आएगा, उसके बाद में यहाँ पर आपके पास 5-6 टॉपिक मिलेंगे। क्या क्या उनका प्रयोग है सूक्ष्म जीवों का, वो इस सेशन में अपन डिस्कस करेंगे। ए सूक्ष्म पादपों और प्राणियों के अतिरिक्त इस पृथ्वी पर जीव विज्ञानिक तंत्र के प्रमुख घटक क्या है? सूक्ष्म जीव है। मतलब जो पादप है बड़े बड़े, या जो प्राणी है, जंतु है, जो ए सूक्ष्म है, मतलब सूक्ष्म वो नहीं है, वो छोटे नहीं है। तो जो छोटे नहीं है मतलब क्या है, वो बड़े हैं। और जो बड़े हैं उनके अलावा भी क्या है, इस पृथ्वी पर सूक्ष्म जीव जो है वो क्या है, प्रमुख घटक। कक्षा 11 में आपने जीवित जीवों में पाई जाने वाली विविधता के बारे में अध्ययन किया होगा। चैप्टर नंबर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, मतलब जो पहली इकाई है उसमें अपन ने इसे डिस्कस किया है। क्या आपको याद है जीवित जीवों में कौन से जगत के अंतर्गत सूक्ष्म जीवी जीव आते हैं? वे कौन से जीव है जिन्हें केवल सूक्ष्मदर्शी माना गया है? तो अभी मैंने आपको बताया मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगस, ये तो मेनली है ही है। सूक्ष्म जीव जो है वो सर्वव्यापी है, सभी जगह वो मिलेंगे। मृदा में, जल में, वायु में, शरीर के बाहर, या अन्य प्रकार के जो प्राणी और पादप है वहां पर भी वो मिलेंगे। जहां किसी प्रकार जीवन संभव नहीं है, जैसे गीजर के भीतर गहराई तक तापीय चिमनी जहां 100 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ा हुआ रहता है, मृदा में गहराई तक बर्फ की परतों के कई मीटर नीचे और उच्च अम्लीय जो वातावरण है वहां पर भी मिलेंगे, पर्यावरण में भी वो मिलेंगे। तो ये 100 डिग्री वाला जो तापमान अपन ने डिस्कस किया है 11th क्लास की एनसीईआरटी के दूसरे चैप्टर में डिस्कस किया है कि जो आद्य बैक्टीरिया है वो वहां पर मिलते हैं जहां कुछ भी नहीं मिलता। ठीक है, इनकी सेल वॉल कोशिका भित्ति की वजह से, और वो प्रश्न पूछा भी गया हुआ है। सूक्ष्म जीव विविध रूपायित प्रोटोजोआ, जीवाणु, कवक या सूक्ष्मदर्शी पादप और प्राणी से हो सकते हैं। मेनली मोनेरा, प्रोटिस्टा और जो कवक है उसके अंदर आता है, लेकिन कुछ पादप और जो जंतु है वो भी सूक्ष्म जीव की कैटेगरी में आते हैं। विषाणु, विराइड और प्रायन भी प्रोटीनीय संक्रमित कारक है। इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, हाईलाइट इसे आप लोग कर लीजिएगा। वायरस, विरोइड और जो प्रेयन है वो भी क्या है, प्रोटीनीय संक्रमित कारक है, प्रोटीन से बने हुए संक्रमित कारक हैं। इन्फेक्शियस एजेंट वो है, इन्फेक्शन करवा सकते हैं, जैसे चित्र में आपको बता रखा है। कुछ एक चित्र आपने पहले भी डिस्कस कर रखे हैं।
जीवाणु और अधिकांश कोकों के समान सूक्ष्म जीवों को पोषक मीडियम या जो माध्यम पर उगाया जा सकता है ताकि वृद्धि कर यह कॉलोनी का रूप ले ले और इन्हें अपन नग्न नेत्र से देख सके। जो जीवाणु है और जो कवक है वो तो करते ही है, लेकिन जो छोटे छोटे सूक्ष्म जीव है इनको आपको देखना है क्योंकि ये नग्न आंखों से नहीं दिखते। अगर मैं बोल रहा हूं तो हो सकता है कि इस बोलने के समय में मेरे मुंह के अंदर कुछ जा रहे हैं, कुछ बाहर आ रहे हैं, कुछ हाथ पे है, कुछ कहीं पे, लेकिन वो मुझे दिख नहीं पा रहे। ठीक है, अगर देखेंगे तो जटिल हो जाएगी जिंदगी। तो दिख नहीं पा रहे, तो अगर मुझे इस जो दिख नहीं पा रहा है इसको नग्न आंखों से देखना है तो मैं इसको क्या करूंगा, संवर्धन माध्यम दूंगा, मतलब वृद्धि करने के लिए माध्यम इसको दूंगा। और वृद्धि करने के माध्यम जब मैं दे दूंगा तो ये आपके पास क्या करेंगे, ये संख्या यहाँ पर बढ़ाएंगे कोशिका विभाजन द्वारा, और जब काफी संख्या यहाँ पर बढ़ा लेंगे तो एक कॉलोनी यहाँ पर बन जाएगी, और कॉलोनी जब बनेगी तो इसे अपन नग्न आंखों से देख सकते हैं। ठीक है, चित्र में बता रखा है। ऐसे संवर्धन जन सूक्ष्म जीवियों पर अध्ययन के दौरान काफी क्या होता है, लाभदायक होते हैं। ये चित्र आपको दे रखा है, जीवाणु बता रखा है ए में। ठीक है, ये दंडाकार आवर्धित है 1500x, 1500 गुना अपन ने इसे जूम किया है। बे जो लिखा है वो गोलाकार है आवर्धित, सेम वापस वैसे ही। और से जो लिखा है वो क्या, कशाभिका प्रदर्शित करते हुए 50,000 गुना आवर्धित दंडाकार बैक्टीरियम। ठीक है, ये दंडाकार बैक्टीरियम लिखा है, ये कशाभ है जो ऊपर की ओर निकल रखे हैं ये। तो ये सिंपल सा आपको ध्यान में रखना है। बैक्टीरिया के जो है 3 प्रकार होते हैं, ये तो आपको सॉरी शेप के आधार पर 4 प्रकार होते हैं वो तो आपको पता ही है। ठीक है, तो ये आपको 3 प्रकार यहाँ पर दे रखे हैं और इनके स्ट्रक्चर बता रखे। दूसरी साइड में क्या लिखा है, जीवाणु भोजी लिखा है। इसका चित्र आपने 11th क्लास की एनसीईआरटी के दूसरे चैप्टर में पढ़ रखा है, इसको आपने वहां पर डिस्कस कर रखा है। ठीक है, जिसमें सबसे ऊपर का जो पार्ट आता है वो होता है शीर्ष अपने पास, उसके बाद में आती है कॉलर, फिर पुच्छ प्लेट, ये सूची, और सबसे लास्ट में आ गया भुजा। ये डिस्कस वहां पर कर रखा तो नहीं देखेंगे। ये बे आपको बता रखा है, तो ये एडिनो वायरस है, ये इंपॉर्टेंट है, ये एडिनो वायरस है और जो श्वसनीय संक्रमण उत्पन्न करता है। इसके बारे में रेस्पिरेटरी जो सिस्टम है वहां पर आपको लिख लेना है। जो 11th क्लास के एनसीईआरटी है उसमें जो 17वां चैप्टर है श्वसनीय विकार जो आपको दे रखा है वहां पर आपको लिख लेना है कि श्वसनीय संक्रमण, रेस्पिरेटरी जो इन्फेक्शन होता है वो एडिनो वायरस की वजह से होता है। ध्यान में रखना है ताकि रिलेट करके पढ़ोगे तो आसानी से समझ में आ जाएगा। और सबसे लास्ट में लिखा है जो से दे रखा आपको वो है दंडाकार टोबैको मोजेक वायरस, टीएमवी, टोबैको मोजेक वायरस, जो कितने गुने तक बढ़ा अपन ने देख रखा है, लगभग इसे 1 लाख से जो 15 लाख है उतना गुना तक अपन ने इसको बड़ा करके देख रखा है। ठीक है, ये संगठित दंडाकार विषाणु। ठीक है, टीएमवी, टोबैको मोजेक वायरस, तंबाकू का। उसके बाद में ये ए और बी और चित्र आपको दे रखा है। ये पेट्री प्लेट में वृद्धि कर रही जीवाणु की कॉलोनी है। ये कॉलोनी आपने क्या किया, संवर्धन माध्यम दिया तो ये कॉलोनी में दिखेंगे अपन को। और बी लिखा पेट्री प्लेटों में वृद्धि कर रही कवक की कॉलोनी, ये जीवाणु की कॉलोनी है। और ये आपके पास कौन सी है, कवक की कॉलोनी। बस इतना सा इसके अंदर ध्यान में रखना, ज्यादा कुछ भी नहीं है। आगे चलेंगे तो समझ में आ जाएगा। इस पुस्तक के 8वें अध्याय में आपने पढ़ा होगा कि सूक्ष्म जीवी मनुष्य में बहुत से रोग उत्पन्न करते हैं। ये पशुओं तथा पादपों में भी रोग उत्पन्न करते हैं, परंतु इससे आपको यह नहीं समझ लेना चाहिए कि ये सभी जो है हानिप्रद। रोग तो करते ही हैं, ठीक है, रोग करेंगे तो, लेकिन कोई ना कोई फायदा भी वो यहां से करेंगे। सूक्ष्म जीव है वो। अधिकांश सूक्ष्म जीव मनुष्य के लिए कई प्रकार से लाभप्रदक है, और लाभप्रदक है जो नीचे जो बता रखा है वो अपन यहां से डिस्कस करते हैं। घरेलू उत्पादों में सूक्ष्म जीव, घरेलू उत्पाद में अपने पास क्या क्या आ सकता है, सबसे बेस्ट जो एग्जांपल है वो है दूध और दही का। उसके बाद में डोसा, इडली आपने सुना होगा, तो उसे अपन खाते हैं, तो वो भी क्या है, घरेलू उत्पाद ही है। और मनुष्य का वहां पर कल्याण हो रहा है। अगर ये बैक्टीरिया नहीं है तो दही, जो दूध से दही है वो नहीं बन पाएगा। डोसा और जो इडली आप बना के अच्छे से चाव से खा रहे हो वो नहीं खा पाओगे। ठीक है, तो देखते अपन कौन कौन से इसके उपयोग हैं। इस पैराग्राफ से, इस टॉपिक से काफी प्रश्न पूछे गए, तो बहुत अच्छे से आपको ध्यान में रखना है। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि हम प्रतिदिन सूक्ष्म जीवों अथवा उनसे व्युत्पन्न उत्पादों का प्रयोग करते हैं। नहीं होगा आश्चर्य तो नहीं, तो कितना टाइम नहीं है अपने पास आश्चर्य करने जितना। इसका सामान्य उदाहरण जो है वो क्या है, दूध से दही का उत्पादन।
और यहाँ जो सूक्ष्म जीव है लैक्टोबैसिलस, जिसे अपन LABB कहते हैं, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया भी इसे अपन कहते हैं लैक्टोबैसिलस को। क्या कहते हैं? लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। दूध में ये क्या करते हैं? वृद्धि करते हैं और उसे दही में परिवर्तित कर देते हैं। उसके लिए आप देखा भी होगा अपने घर पे, जो दूध है उसको गर्म किया आपने, फिर वापस से कुछ टाइम के लिए उसको ठंडा किया थोड़ा बहुत। अब उसके अंदर या तो आप क्या मिला रहे हो? छाछ मिला रहे हो या थोड़ा सा दही आप मिला रहे हो। तो ये जो छाछ या जो थोड़ा सा दही अपन मिला रहे हैं, उसके अंदर पहले से ही क्या है? लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया है। और इस माध्यम में जैसे ही वो जाएंगे इस दूध में, वहां पर अपनी वृद्धि करेंगे और इस दूध का क्या कर देंगे? इसको जो है इसको आंशिक रूप से पचा देंगे, इसका स्कंदन वो कर देंगे। ठीक है, और वो दही में परिवर्तित हो जाएगा। तो आप जब भी दूध को जमा रहे होते हैं तो जाके मम्मी को बोलना है कि आप ये इसके अंदर बैक्टीरिया डाल रहे हो, दूध या दही नहीं डाल रहे हो, बैक्टीरिया डाल रहे हो। तो वृद्धि के दौरान जो लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया अम्ल उत्पन्न करता है, वो दूध प्रोटीन को स्कंदित और आंशिक रूप से पचा देता है। दही की थोड़ी सी मात्रा निवेश द्रव्य अथवा आरंभिक के रूप में ताजे दूध में मिलाया जाता है। इस निवेश द्रव्य में लाखों करोड़ों की संख्या में लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया होते हैं, जो उपरोक्त ताप पर कई गुना वृद्धि करते हैं, परिणाम स्वरूप दूध को दही में बदल देते हैं। ऐसा नहीं कि जो बिल्कुल ही गर्म है फटाफट से उसके अंदर आप डाल दो, तब तो दही में परिवर्तित होगा ही नहीं। जो तापमान है वो उपरोक्त इसके लिए होना चाहिए। वो तो क्या करेंगे, जो भी अम्ल यहाँ से प्रोड्यूस होगा वो इसका स्कंदन कर देंगे और इसको पचा देंगे आंशिक रूप से दूध को, दुग्ध प्रोटीन को। इतना ही नहीं, विटामिन B12 की मात्रा बढ़ने से पोषण संबंधी गुणवत्ता में भी सुधार हो जाता है। हमारे पेट में भी सूक्ष्म जीवी द्वारा उत्पन्न होने वाले रोगों को रोकने के लिए लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया एक लाभदायक भूमिका का निर्वाह करते हैं। तो आपको दिक्कत है पेट से संबंधित किसी छोटी मोटी बीमारी से, तो आप दही कंज्यूम कर सकते हैं, दही आप खा सकते हैं, तो वो हेल्पफुल है काफी। दूसरे जो रोग करने वाला जो भी आपके पास रोगाणु है या जो जीव है, उनको रोकने में हेल्प करेगा लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। उसके बाद में दाल चावल का बना ढीला ढाला आटा, जिसका प्रयोग डोसा और इडली जैसे आहार को बनाने में किया जाता है, वे भी बैक्टीरिया द्वारा किण्वित होता है। इस आटे की फूली हुई उभरी जो शक्ल है CO2 गैस के उत्पादन के कारण होता है। जो इस प्रकार से कुछ होता है ना इडली डोसा में, यहाँ पर जो ऐसे देखा होगा आपने, छोटे छोटे बहुत बारीक बारीक छिद्र होते हैं, मतलब फूली हुई इसकी स्ट्रक्चर होती है। तो वो जो है यहाँ से CO2 गैस निकली है, इस वजह से हुआ है यहाँ से। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकली है। तो क्या आप बता सकते हैं कि कौन सा पापची पद CO2 के निर्माण में कार्य कर रहा है? क्या आप जानते हैं कि किण्वन की जो क्रिया है, बैक्टीरिया कहाँ से आ रहे हैं? सब कुछ बता देंगे अभी। ठीक इसी प्रकार ढीला ढाला आटा जिसका प्रयोग ब्रेड बनाने में किया जाता है, उसमें बेकर यीस्ट या सेकेरोमाइसिस सेरेविसी का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो यीस्ट जो है क्या है? एक प्रकार का क्या है? क्या है? जीवाणु है, विषाणु है या कवक है? अरे ये तो पता होगा ना, कवक है यीस्ट जो है। तो जो सेकेरोमाइसिस सेरेविसी जो इसका प्रयोग अपन कर रहे हैं इडली डोसा बनाने में और ब्रेड बनाने में। ठीक है, पारंपरिक पेय और आहारों की एक बड़ी संख्या सूक्ष्म जीवियों द्वारा किण्वित कराकर तैयार की जाती है। जैसे इसका प्रसिद्ध उदाहरण है दक्षिण भारत में मिलने वाला एक पेय पदार्थ, जिसे अपन कहते हैं टोडी। क्या कहते हैं? टोडी। ये जो है ताड़ वृक्ष के तने के स्राव को किण्वित कराकर तैयार किया जाता है। जो ताड़ है, ताड़ का जो पौधा है, आपने देखा भी होगा कि मूवीज वगैरह में या कहीं देखा होगा डिस्कवरी वगैरह पे, तो यहाँ से इसको काटेंगे, यहाँ से इसका जो भी सीक्रेशन आता है उसको इकट्ठा कर लेंगे। अब इकट्ठा करने के बाद में उसको क्या करेंगे? किण्वन या फर्मेंटेशन की जो प्रोसेस है, और फर्मेंटेशन नहीं पता तो 11th क्लास की NCERT का जो 14वां चैप्टर है उसको पढ़ने की आपको जरूरत है, बहुत डिटेल से बता रखा है। ठीक है, तो ताड़ वृक्ष का जो भी सीक्रेशन होगा तने का, उसको किण्वित करा देंगे और क्या बन जाएगा? टोडी बन जाएगा। और किण्वन में जो भी सूक्ष्म जीव वो काम में लेंगे अपन। सूक्ष्म जीवियों का प्रयोग जो है किण्वित मत्स्य, सोयाबीन तथा बांस फर्रो आदि के भोजन तैयार करने में किया जाता है। पनीर या चीज एक प्राचीन भोज्य पदार्थ है और इसे तैयार करने में भी सूक्ष्म जीवों का प्रयोग किया जाता है। इजी सा है, कोई दिक्कत नहीं। विभिन्न किस्मों के पनीर अपनी गठन संरचना, सुगंध तथा स्वाद जैसे अभिलक्षणों से पहचाने जाते हैं, विशेष सूक्ष्म जीवों के प्रयोग से आते हैं। उदाहरण के लिए जो लिखा है स्विस चीज है, उसमें पाए जाने वाले जो बड़े बड़े छिद्र हैं वो आपके पास किससे आते हैं? प्रोपियोनियो बैक्टीरियम शारमेनाई।
इससे प्रोपियोनो प्रोपियोनी बैक्टीरियम शारमेनाई जो है उस बैक्टीरिया से आते हैं जो बड़े बड़े छिद्र है वहां से, क्योंकि वो बैक्टीरिया क्या करेगा, CO2 का प्रोडक्शन करेगा। उसके बाद में रोक्योपोर्ट जो चीज है, एक विशेष प्रकार के कवक की वृद्धि से परिपक्व होते हैं और विशेष सुगंध इनके अंदर आने लगती है। तो जैसे मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया कि आपको करना क्या, एक साइड में लिख लेना है कि जो भी आपके पास स्पीशीज कह लो आप या जीव कह लो यहाँ पर, तो उसमें जीव आप लिखेंगे कवक है, बैक्टीरिया है या क्या है, उसका नाम आप लोग लिखेंगे दूसरे कॉलम में, जैसे यहाँ लिखा है प्रोपियोनियो बैक्टीरियम शारमनाई, और सबसे लास्ट के तीसरे कॉलम में आप इसका लिखोगे उपयोग। तो ये किस उपयोग में आ रही है, ये स्विस चीज के उपयोग में आ रही है। इस प्रकार से आप लिखोगे तो 7-8 नाम आपको मिलेंगे टोटल, एनसीईआरटी में आसानी से आप इसे याद रख पाओगे। ये तो हो गया मनुष्य के कल्याण। अब आगे आता है औद्योगिक उत्पादों में सूक्ष्म जीव। तो उद्योगों में जो काम में आ रहे हैं, उद्योगों में आपके पास, उद्योग की बात कर ली तो बड़े बड़े अपने पास क्या होंगे, फैक्ट्रीज होगी अपने पास। और उद्योगों में अपन क्या करते हैं, इसका सिंपल सा एग्जांपल, जैसे जो किण्वित पेय वगैरह अपन बनाते हैं जिसमें अल्कोहल आता है, मेनली बियर हो गया, विस्की हो गया, ब्रांडी हो गया, वो सब इसके अंदर आएंगे मेनली। बाकी भी बहुत सारे, लेकिन एनसीईआरटी के हिसाब से तो यहां तक कि उद्योगों में भी सूक्ष्म जीवों का प्रयोग बहुत से उत्पादों के संश्लेषण में किया जाता है, जो कि मनुष्य के लिए काफी मूल्यवान है। मादक पेय तथा प्रतिजैविक इसके कुछ उदाहरण हैं। एंटीबायोटिक, एंटीबायोटिक का मतलब समझ में आ रहा है, जो अपने लिए अपन काम में ले रहे हैं, मेनली मेडिसिन वगैरह जो बनाते हैं। अभी एक युद्ध का भी अपन यहाँ पर स्टडी करेंगे। व्यवसायिक पैमाने पर सूक्ष्म जीवों को पैदा करने के लिए बड़े बर्तन की आवश्यकता होती है और इसे अपन फर्मेंटर कहते हैं या किण्वक कहते हैं। क्योंकि उद्योग अपन ने कह दिया तो सिंपल सी बात है, बड़े स्तर की बात करेंगे, छोटे से स्तर की बात नहीं करेंगे। तो बड़े बड़े जो बर्तन है उसे अपन क्या कहेंगे, फर्मेंटर। देखेंगे आप यहाँ पर किण्वक लिखा है, ठीक है, फर्मेंटर या किण्वक। तो ये बड़े बड़े बहुत सारे फैक्ट्री में लग रखे हैं और यहाँ पर भी किण्वन संयंत्र ये बता रखे हैं, जहां पर एक भाई साहब जो है वो कुछ ना कुछ काम यहाँ पर कर रहे हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं किण्वित पेय की। फर्मेंटेड जो भी आपके पास पेय होगा उसकी अपन यहाँ से बात करते हैं। सूक्ष्म जीव विशेषकर यीस्ट का जो प्रयोग है प्राचीन काल से ही वाइन, बियर, विस्की, ब्रांडी या रम जैसे पेयों के उत्पादन में किया जाता आ रहा है। तो इन नाम को सुन के कुछ अजीब सा तो नहीं लग रहा ना, वाइन, बियर, विस्की, ब्रांडी, रम, मूवीज में आपने देखा होगा, उम्मीद मैं करता हूँ हकीकत में तो नहीं इसके संपर्क में गए होगा और ना ही जाना चाहिए आपको, ठीक है, कोई मतलब नहीं। पुरानी मूवीज में आप देखेंगे तो अमरीश पुरी हुए और जो विलन जो थे प्रेम चोपड़ा साहब जो हुए, उनके हाथों में आपको मिल जाएंगे, ठीक है। इनका जो नाम है वो अलग अलग है और इनकी प्रोसेस जो है, ठीक है, जो प्रक्रिया है बनाने की वो लगभग सेम है, लेकिन इसमें जो एल्कोहल का जो प्रतिशत है उसके आधार पर क्या है, इनका नाम इन्होंने अलग अलग रखा है। थोड़ी बहुत प्रोसेस में फर्क है, ज्यादा नहीं। लेकिन यहाँ मेनली अगर पूछा जाए तो काम में क्या ले रहे हैं, यीस्ट अपन ले रहे हैं। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए वही यीस्ट सेकेरोमाइसिस सेरेविसी, जो भी अपन ने कुछ समय पहले ही पढ़ा था, जो क्या है, ब्रीवर्स यीस्ट के नाम से भी प्रसिद्ध है। बेकर यीस्ट भी इसे कहा, ब्रीवर्स यीस्ट अपन इसे कह रहे हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है, इसका प्रसिद्ध नाम क्या है, ब्रीवर्स यीस्ट, जिसे अपन यहां से कह रहे हैं, जो क्या है, ब्रेड बनाने में काम में आ रहा है। माल्टीकृत धान्यों तथा फलों के रसों से इथेनॉल उत्पन्न करने में काम में आ रहा है। मोल्टिंग जो एक प्रोसेस होती है, ठीक है, ज्यादा डिटेल से आपको नहीं जाना है कि उस प्रोसेस से क्या हो रहा है, जो भी धान वगैरह है उसका जो रस है उसको अपन काम में ले रहे हैं। जो किण्वित पेय है, जो एल्कोहल है, उसको उत्पन्न करने। क्या आपको वे उपापचय अभिक्रिया याद है जिसके परिणाम स्वरूप यीस्ट द्वारा एथेनॉल उत्पादित किया जाता है? अगर आपका जवाब है हाँ, तो श्योरली आपके नीट में बहुत अच्छा स्कोर आएगा। और अगर आपका जवाब है नहीं, तब भी आप अच्छा स्कोर ला सकते हैं 11th क्लास की एनसीईआरटी के 13वें और 14वें चैप्टर को पढ़ के। 14वें चैप्टर को पढ़ो तो ये मिल जाएगा। रेस्पिरेशन इन प्लांट, वहां पर फर्मेंटेशन किण्वन एक प्रक्रिया आपको दे रखी है यीस्ट से, ठीक है, इथेनॉल वहां पर बनता है। विभिन्न प्रकार के अल्कोहलीय पेय की प्राप्ति किण्वन तथा विभिन्न प्रकार के संसाधन जिसमें आसवन तथा उसके बिना कच्चे पदार्थों पर निर्भर करती है। इस पर कच्चे पदार्थों पर निर्भर करेगा, जो भी पेय पदार्थ अपन बना रहे हैं उस पर। जैसे वाइन और बियर का उत्पादन बिना आसवन के होता है, जबकि विस्की, ब्रांडी तथा जो रम है
उसमें किण्वन की जो बात कर रहे हैं, ठीक है, किण्वित रस के आस्वान द्वारा तैयार किए जाते हैं, और ये चित्र आपको यहाँ पर बता रखा है। क्लियर है? यहाँ जो आस्वान शब्द लिखा है उसका मतलब मैं आपको बता देता हूं। आसवन जो शब्द लिखा है उसका मतलब मैं बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए कि जो किसी भी फ्रूट से अपन ले रहे हैं या किसी से भी, तो वहां पर क्या है, जो भी पेय पदार्थ अपने पास जो लिक्विड है उसका क्या है, मिक्सचर है। उसका क्या है, मिक्सचर है, वो मिश्रित पेय पदार्थ है यहाँ पर। तो अपन क्या करेंगे, इन पेय पदार्थों का जो मिश्रण है इसको वाष्पीकरण के आधार पर, किसके आधार पर, वाष्पीकरण के आधार पर जो भी मिक्सचर है यहाँ पर, जो भी मिश्रित पदार्थ है उनको अलग अलग अपन करेंगे, और उसी प्रोसेस को अपन क्या बोलते हैं, आसवन बोलते हैं। तो ये महत्वपूर्ण स्टेटमेंट इन्होंने लिखा है कि जो वाइन और बियर है उनका उत्पादन बिना आसवन के होता है, जबकि विस्की, ब्रांडी और जो रम है उसका क्या है, आसवन द्वारा उसको तैयार किया जाता है। ये चित्र में बता रखा है सिंपल सा। अब बात करते हैं अपन प्रतिजैविकी या एंटीबायोटिक। किसकी, प्रतिजैविक या एंटीबायोटिक। एंटी का मतलब होता है अपोजिट, विपरीत। बायो का मतलब होता है जीवित, जीव। तो क्या ये जीवों के विपरीत है? नहीं, जीवों में होने वाले जो रोग हैं उसकी विपरीत है, और यहीं से इस शब्द का अपन क्या करेंगे, प्रयोग करेंगे। तो सूक्ष्म जीवों द्वारा प्रतिजैविकों या एंटीबायोटिक का जो उत्पादन है 20वीं शताब्दी की अत्यंत ही महत्वपूर्ण खोज और मानव समाज के कल्याण के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि मानी जाती है। 20वीं शताब्दी। एंटी जो है उसका मतलब क्या है, ये एक ग्रीक जो शब्द है। एंटी जो है क्या है, ग्रीक भाषा का एक शब्द है जिसका अर्थ होता है खिलाफ, मतलब विपरीत। कोई मेरे एंटी है तो वो मेरे विपरीत है, वो मेरे खिलाफ है। और बायो का अर्थ क्या होता है, जीवन है। लेकिन इन दोनों को अगर मिलाएं तो क्या बनता है, जीवन के खिलाफ। तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है, जीवन के खिलाफ मनुष्य है मतलबी। उसका बस चले तो वो 500 साल जीने के लिए कर ले, लेकिन चलता ही नहीं। कोई ना कोई थर्ड पावर है जो उसको 100 साल से पहले पहले निपटा लेती। लेकिन यहाँ पर जो रोग जो जीवों से उत्पन्न होते हैं उनके संदर्भ में है। कोई जीव जो है कोई रोग कर रहा है तो उसको अपन अपोज कर रहे हैं, उसके विपरीत अपन जो काम करेंगे वो आएगा एंटीबायोटिक। जबकि मनुष्य के संदर्भ में ये जीवन के खिलाफ न होकर जीवन के प्रतीक माने जाते हैं। प्रतिजैविक या एंटीबायोटिक एक प्रकार के रासायनिक पदार्थ हैं जिनके निर्माण कुछ सूक्ष्म जीवों द्वारा होता है। यह अन्य या रोग उत्पन्न करने वाले सूक्ष्म जीवियों की वृद्धि को मंद अथवा उन्हें मार सकते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा? प्रतिजैविक की परिभाषा उन्होंने क्या बोली है कि रासायनिक पदार्थ हैं जिनका निर्माण जो है सूक्ष्म जीवियों द्वारा ही होगा। तो परिभाषा रटने की जरूरत नहीं है, चैप्टर का नाम ही क्या है, सूक्ष्म जीव, मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव। तो जो भी यहाँ पर अपन पढ़ रहे हैं वो सब सूक्ष्म जीवों द्वारा ही उत्पादित हो रही है। तो सूक्ष्म जीवों द्वारा ही इसका निर्माण होगा, लेकिन वो जो है क्या करेंगे, जिस भी सूक्ष्म जीव से उत्पादित हो रहे वो दूसरे सूक्ष्म जीवों को रोकेगा, उनको मारने का काम करेंगे। उसे अपन कहते हैं प्रतिजैविक या एंटीबायोटिक। आप सामान्य रूप से प्रयोग में लाए जाने वाले एंटीबायोटिक पेनिसिलिन से तो परिचित होंगे। क्या आप जानते हैं पेनिसिलिन जो है सबसे पहला एंटीबायोटिक था? पेनिसिलिन जो है क्या है, सबसे पहला एंटीबायोटिक था। बहुत महत्वपूर्ण है। क्या इसकी खोज जो थी वो एक हादसा था? साइंटिस्ट जो है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, अभी 3 साइंटिस्ट आएंगे जिनको नोबेल पुरस्कार मिला था 1945 में। ध्यान में आपको रखना है, इन तीनों का नाम बहुत अच्छे से पूछा जा सकता है नीट में। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जो थे उन्होंने जब स्टेफिलोकोकस बैक्टीरिया पर जब वो कार्य कर रहे थे, कौन से बैक्टीरिया, स्टेफाइलोकोकस जो बैक्टीरिया था उस पर वो काम कर रहे थे, तो एक बार उन्होंने देखा कि जिन प्लेटों पर वह काम कर रहे थे, बहुत सारी प्लेटें थी, संवर्धन माध्यम के लिए काम में ले रहे थे, लेकिन उसमें से एक जो, वैसे तो साफ करते ही थे वो डेली के डेली, लेकिन उसमें से एक जो प्लेट थी वो बिना साफ करे हुए रह गई, बिना धुली हुई रह गई। तो वहां पर क्या उत्पन्न हो गए, मोल्ड उत्पन्न हो गए, जिस कारण जो स्टेफिलोकोकस थे वो वृद्धि नहीं कर सका। अगर स्टेफिलोकोकस को मैं संवर्धन माध्यम में रख रहा हूं उसी के अनुसार, तब तो वो वृद्धि करेगा, करेगा वृद्धि। लेकिन अगर उसको मैंने साफ नहीं किया तो वहां जो मोल्ड उत्पन्न हो गया, मतलब जो कवक वगैरह वो दूसरे उत्पन्न हो गए, तो वो यहाँ पर वृद्धि नहीं कर पाए। तो फिर फ्लेमिंग साहब ने सोचा कि यार ये जो है
ये जो प्रभाव है मोल्ड द्वारा एक रसायन पेनिसिलिन द्वारा उत्पादित हो रहा है। ठीक है, पेनिसिलिन जो है वो मोल्ड द्वारा उत्पादित हो रही है और इस पेनिसिलिन की वजह से जो स्ट्रेप्टोकोकस है वो यहाँ पर वृद्धि नहीं कर पा रहा। ठीक है, तो चूंकि पेनिसिलिन जो है पेनिसिलियम नोटेटम नामक मोल्ड से उत्पन्न होता है और इसी कारण इसका नाम पेनिसिलिन रखा गया। लेकिन बाद में दो साइंटिस्ट और आए, बोले रुको हमारा भी थोड़ा सा रोल है। तो अंस चेन और हार्वर्ड फ्लोरे, तो कितने साइंटिस्ट हो गए अपने पास, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, अंस चेन और हार्वर्ड फ्लोरे जो थे, ने इसकी एक शक्तिशाली और प्रभावशाली एंटीबायोटिक के रूप में पुष्टि की। और इसी एंटीबायोटिक का दूसरे विश्व युद्ध में जो घायल अमेरिकन सिपाही थे उसके उपचार में किया गया। ठीक है, दूसरे विश्व युद्ध। तो इन तीनों को 1945 में नोबेल पुरस्कार दिया गया, फ्लेमिंग, चेन और फ्लोरो। ध्यान में रखना है, इंपॉर्टेंट है, तीनों वैज्ञानिक जो है बहुत महत्वपूर्ण। पेनिसिलिन के बाद अन्य सूक्ष्म जीवियों से अन्य एंटीबायोटिक को भी परिशुद्ध किया गया। क्या आप अन्य प्रतिजैविक के नाम तथा उसके स्रोत के बारे में बता सकते हैं? तो कोई जरूरी नहीं है, जो लिखा है सीधा सा पढ़ ले, एनसीईआरटी में वही पूछेगा, ज्यादा बाहर नहीं चले। प्लेग, काली खांसी, डिप्थीरिया जिसे गलघोटू अपन कहते हैं, लेप्रोसिस जिसे कुष्ठ रोग अपन कहते हैं, ये कुछ बहुत ही भयानक जो रोग हैं, इसके उपचार में भी एंटीबायोटिक की जो हमारी क्षमता है उसकी वृद्धि से ये एक शक्ति के रूप में आए। इनको, इन बीमारी के खिलाफ भी अपन ने लड़ना सीख लिया है और आज हम एंटीबायोटिक के बिना इस संसार की कल्पना नहीं कर सकते। अब जो मैं पहले आपको बता रहा था कि 3 कॉलम आपको बना लेने हैं, जो जीव है, रासायनिक नाम अगर दे रखा है तो उसका नाम और उसका उपयोग जो है वो आपको लिखना है 3 कॉलम बना करके एनसीईआरटी के साइड में या नोटबुक में। रसायन, एंजाइम तथा अन्य जैव सक्रिय अणु। ये जो पैराग्राफ है बहुत 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 मोस्ट इंपोर्टेंट है, यहां से प्रश्न पूछने के पूरे पूरे चांसेस है। तो कुछ विशेष प्रकार के रसायन जैसे कार्बनिक अम्ल, एल्कोहल, एंजाइम आदि के व्यावसायिक तथा औद्योगिक उत्पादन में सूक्ष्म जीवों का बड़े पैमाने पर उपयोग किया जाता है। अम्लीय उत्पादकों के कारण सिट्रिक अम्ल जो है, नाम से ही पता चल रहा है, सिट्रिक अम्ल का एस्परजिलस नाइगर, एस्परजिलस आपने 11th क्लास की एनसीईआरटी में भी सुना है, कवक में, जो क्या है, एक कवक है। ठीक है, अम्लीय उत्पादक एस्परजिलस नाइगर क्या करेगा, सिट्रिक एसिड का उत्पादन करेगा। एसिटोबैक्टर एसिटाई जो एक प्रकार का बैक्टीरिया है वो एसिटिक एसिड का उत्पादन करेगा। क्लोस्ट्रिडियम ब्यूटाइलिकम का जो काम है वो है ब्यूट्रिक अम्ल का उत्पादन प्रोड्यूस करना, और लेक्टोबैसिलस का काम है लैक्टिक अम्ल का उत्पादन करना। तो इसमें से बाकी तीनों तो अगर आपसे नीट में पूछेंगे तो आप बता दोगे कि यहाँ पर ब्यूटा से ब्यूट्रिक एसिड आ जाएगा, लेक्टो से लैक्टिक आ जाएगा और एसिटो से एसिटिक आ जाएगा। लेकिन आपको एक महत्वपूर्ण ध्यान में रखना है, एस्परजिलस नाइगर वो करता है सिट्रिक अम्ल का उत्पादन, अम्ल का उत्पादन वो करेगा, ये आप ध्यान में रखना। बाकी तो दूसरे तो आप नाम से अगर भूल भी जाओ ना, वैसे तो याद रखना, लेकिन भूल भी जाओ ना तो लेक्टो से लैक्टिक एसिड, ब्यूटा से ब्यूट्रिक एसिड, एसिटो से एसिटिक एसिड, तो ये आपको आसानी से याद आ जाएगा। इथेनॉल के बड़े पैमाने पर उत्पादन के लिए जो यीस्ट है सेकेरोमाइसिस सेरोवैसी का प्रयोग किया जाता है। लाइपेज जो उसका प्रयोग अपमार्जक, संरूपण तथा धुलाई में कपड़ों से तेल के धब्बे हटाने में। ये पैराग्राफ बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, वैसे तो तीनों ही है लेकिन ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। लाइपेज जो है लिपिड, लाइपेज जो है कहां से आ रहा है, लिपिड नाम से आ रहा है, लाइपेज जो है लिपिड से। तो ये जो लिपिड है, और लिपिड क्या है, जो भी आपके पास तेल है, घी वगैरह आता है, थोड़ा डिफरेंस है, लेकिन तेल ही जो पदार्थ है वो इसके अंदर आता है। तो वहां से कपड़ों से जो तेल का जो दाग है उसको हटाना है अगर आपको, तो वो आपके पास लाइपेज काम करेगा। ठीक है, आपने देखा होगा कि बाजार में जो भी फल रस की जो बोतल होती है उसको घर में बने रस की तुलना में अधिक साफ दिखाई पड़ता है। ठीक है, क्योंकि वहां पर जो है पेक्टिनेजिस और प्रोटीएज, पेक्टिनेज और प्रोटीजेज जो है उनका प्रयोग किया जाता है, जिससे क्या हो जाता है, वो जो रस है वो साफ और स्वच्छ हो जाता है। उसके बाद में स्ट्रेप्टोकाइनेस, स्ट्रेप्टोकोकस जो जीवाणु है वो जो है, स्ट्रेप्टोकाइनेस कहां से प्रोड्यूस होता है, स्ट्रेप्टोकोकस जीवाणु से। ये नाम है जीवाणु का, नाम याद हो जाएगा।
जो क्या करता है, आनुवांशिक इंजीनियरिंग द्वारा रूपांतरित किया जाता है। जेनेटिक इंजीनियरिंग, आनुवांशिक रूपांतरण, और ये आपने बायोटेक्नोलॉजी में पढ़ा है। जीन के साथ में फेरबदल करना, डीएनए के साथ में फेरबदल करना। इसका उपयोग जो है रक्त वाहिका में जो थक्का है, जो क्लोट है, उसको हटाने में या थक्का स्फोटन के रूप में किया जाता है। कोई भी ब्लड वेसल है, आर्टरी या वेन, उसमें रक्त जो है उसका क्लोट बन गया, थक्का बन गया, जम गया, उस क्लोट को हटाने के लिए जो अपन काम में लेंगे, वो कौन सा काम में लेंगे, स्ट्रेप्टोकाइनेज एंजाइम जो है वो काम में अपन यहां से लेंगे। और हृदय घात के अग्रज मायोकार्डियल इन्फेक्शन से गुजरते उसमें भी काम में लेते हैं। नेक्स्ट अन्य जैव सक्रिय अणु है वो साइक्लोस्पोरिन ए है, जो अंग प्रत्यारोपण में काम में आता है। अंग प्रत्यारोपण, जैसे मान लो किसी की किडनी खराब हो गई, तो दूसरे बंदे से किडनी ली, तो हो सकता है कि वो रिजेक्ट कर दे। अपने शरीर में कोई छोटा सा जीवाणु या विषाणु जाए, तब भी अपना शरीर एक्टिव हो जाता है, वहां पर एंटीबॉडीज बनना स्टार्ट हो जाती है। तो अगर किडनी जैसा बड़ा अंग जाएगा, तब तो दूसरे जो अंग है वो आएंगे, बोले नहीं ये अपना नहीं, इसे बाहर निकल। तो उस समय क्या करेंगे, ये जो जैसे साइक्लोस्पोरिन जो लिखा है, ये इसको इंजेक्ट करेंगे अपन, तो क्या करेगा, ये जो बाकी अंगक हैं अपने शरीर के, उसको बोलेगा भाई साहब थोड़ी देर आप शांति रहो, इसको एडजस्ट होने तो अपने आप पता चल जाएगा ये अपना है, ये परा है। ठीक है, तो इम्यूनिटी को, प्रतिरक्षा को निरोध कर रहा है, रोक रहा है, अंग प्रत्यारोपण। इसका उत्पादन होता है ट्राइकोडर्मा पोलीस्पोरम से, और वो क्या है, एक कवक है। ये ध्यान में रखना, कवक कौन सा है, जीवाणु कौन सा है, विषाणु कौन सा है। मोनास्कस परफ्यूरियस यीस्ट से उत्पन्न इस स्टेटिन का व्यापारिक स्तर पर प्रयोग रक्त कोलेस्ट्रॉल को कम करने में किया जाता है। ब्लड कोलेस्ट्रॉल सुना होगा आपने, कोलेस्ट्रॉल फ्री ये, कोलेस्ट्रॉल फ्री वे, तेल ये है वो है, ठीक है। तो जो कोलेस्ट्रॉल है, लिपिड कह सकते हैं एक तरह से, आप लिपिड के साथ में कह सकते हो, समझने के लिए, याद रखने के लिए। उसको अगर कम करना है ब्लड कोलेस्ट्रॉल को, तो वो मोनास्कस परफ्यूरियस जो है यीस्ट से उत्पन्न करता है स्टेटिन, उस कारक में अपन इसे यूज में लेते हैं। कोलेस्ट्रॉल के संश्लेषण के लिए उत्तरदायी एंजाइम जो स्पर्धा संदमन की तरह कार्य करता है। तो अपने शरीर में जो भी कोलेस्ट्रॉल का संश्लेषण करता है, जो भी एंजाइम, जैसे अपने पास मान लो, इसे मैं अलग कलर से बताता हूं। मान लो ये अपने पास रक्त वाहिका है, और ये पाचन जो तंत्र था, ये अपने पास आमाशय वगैरह, आंत वगैरह, तो यहाँ से जो भी अवशोषण होता है, तो आगे चलकर कोलेस्ट्रॉल में परिवर्तित होता है। तो ये जो एंजाइम है ना, ठीक है, जैसे कोलेस्ट्रॉल में A+B अगर मिलता है तो C बनता है, और ये अपने पास है कोलेस्ट्रॉल। तो ये एंजाइम जो है, यहाँ जो अपन पढ़ रहे हैं, वो क्या करेगा, इस C को बनने से पहले ही बीच में आ जाएगा, बोले नहीं नहीं नहीं, ये प्रोसेस मैं करने ही नहीं दूंगा आपको। तो करने ही नहीं दूंगा तो क्या C बन पाएगा, क्या नहीं बन पाएगा। तो यही कह रहा है कि कोलेस्ट्रॉल के संश्लेषण के लिए उत्तरदायी एंजाइम स्पर्धा संदमन की तरह कार्य वो करता है। ठीक है, इतना सा आपको क्लियर हो गया होगा। तो आज के लिए अपन इतना ही करेंगे। नेक्स्ट सेशन में जब अपन मिलेंगे, तो वाहित मल उपचार में जो सूक्ष्म जीव है वो डिस्कस करेंगे, और बायोगैस में सूक्ष्म जीव है वो यहाँ से डिस्कस करेंगे। ठीक है, मतलब दो तीन छोटे छोटे टॉपिक अपने बच जाएंगे, उन्हें अपन डिस्कस करके इस चैप्टर को कर लेंगे कंप्लीट। तो आप एनसीईआरटी पढ़िएगा इतने सी, उसके बाद में आप कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछे, नहीं तो इंस्टाग्राम पे आपको मैं इस आईडी से सर्च करेंगे तो मैं मिल जाऊंगा, वहां पर आप अपने डाउट की पिक्चर भेज सकते हैं। किसी भी प्रकार का आपको डाउट है तो भी आप मुझसे बात कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू, ऑल द वेरी बेस्ट, जय हिंद।